हेलो दोस्तों, इंटरनेट.इन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और लगातार अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि हम लोग लगातार भारत का भौगोलिक परिचय भारत के भूगोल के अंतर्गत देख रहे हैं और 2 पार्ट हम लोगों ने ऑलरेडी ख़त्म कर लिए हैं और आज इसका अंतिम पार्ट मैं आपके सामने लेकर आया हूं। तो इस तरीके से भारत का भौगोलिक परिचय का ये तीसरा पार्ट है और अंतिम। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले कुछ पिछले लेक्चर में एक छोटी सी भूल हुई थी मुझसे और एक चीज़ को मैं बताना भूल गया था। तो कल जब हम लोग बात कर रहे थे भारत में मानक समय रेखा की, ठीक है, किसकी बात कर रहे थे? मानक समय रेखा की। तो मैंने वहाँ पर ये तो बता दिया था कि ये जो मानक समय रेखा है वो किन किन राज्यों से गुजर रही है, लेकिन मैंने आपको ये नहीं बताया था कि एग्जैक्ट वो स्थान कौन सा है जहाँ से ये भारत की मानक समय रेखा गुजरती है। तो वो आप लोग नोट कर लीजिए, वो है प्रयागराज का स्थान है नैनी। ठीक है, प्रयागराज का कौन सा स्थान है? नैनी। या फिर कई स्रोतों में मिर्जापुर भी आपने लिखा हुआ देखा होगा। ठीक है, तो जो ये मानक समय रेखा है भारत की वो प्रयागराज के नैनी या फिर मिर्जापुर से गुजरती है। दो ये हैं, कहीं कहीं प्रयागराज लिखा होता है या फिर किसी स्रोत में मिर्जापुर भी लिखा होता है। तो विकल्प के अनुसार आपको इनमें से जो एक दिखे वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, दूसरी ये तो चीज़ मैं बताना आपको भूल गया था। और दूसरी एक हुई थी गलती मुझसे, वो ये हुई थी कि मैं कल जब आपको बता रहा था कि ये जो मानक समय रेखा है, ठीक है, ये वाली, और जो ये कर्क रेखा है, ये एक दूसरे को कहाँ पर काटती है? छत्तीसगढ़ में। लेकिन कल शायद मैंने गलती से आपको ये बोल दिया था कि ये जो मानक समय रेखा और कर्क रेखा है ये झारखंड के रांची में काटती है, ये बता दिया था, लेकिन वो चीज़ गलत है। आप लोग उसमें सुधार कीजिए। तो ये काटती है कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ का जिला है कोरिया। छत्तीसगढ़ का कोरिया वो जिला है जहाँ पर कर्क रेखा और भारत की मानक समय रेखा एक दूसरे को आपस में काटती है। तो ये तो हो गया आपका पिछले वीडियो के संदर्भ में कुछ भूल सुधार। अब हम लोग बात करते हैं किसकी? भारत के संदर्भ में कुछ तथ्यों की। तो ये छोटे मोटे तथ्य हैं जो आपको पता होने चाहिए और लगातार यहाँ से प्रश्न भी पूछे जाते रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि भारत में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो अगर आप भारत में राज्यों की संख्या देखेंगे तो ये 28 है। ठीक है, राज्य कितने हैं? 28। और अगर आप केंद्र शासित प्रदेशों की बात करेंगे तो इनकी संख्या भारत में है 8। ठीक है, तो आप जब यहाँ से देखेंगे, हिमाचल प्रदेश से चलते चले आइए, तो भारत के जो संपूर्ण राज्य हैं उनकी संख्या है 28। उसके बाद अगर हम लोग केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, ठीक है, उसके बाद आपका चंडीगढ़, दिल्ली, दादरा नगर हवेली एवं दमन दीप, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार। ठीक है, तो ये भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उसके बाद हम लोग एक चीज़ यहाँ पर देखेंगे कि क्षेत्रफल में भारत के शीर्ष प्रदेशों को देखेंगे, यानी कि ऐसे 3-4 प्रदेश देख लेते हैं जिनका क्षेत्रफल भारत में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि बहुत बार प्रश्न यहाँ से आपको क्रम में लगाने के लिए मिल जाएगा। तो अगर हम लोग मैप को बहुत ही अच्छी तरीके से देखें तो यहाँ पर हम पाएंगे कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो भारत में सबसे बड़ा है। किसका? राजस्थान। उसके बाद आप लोग देखेंगे तो दूसरे स्थान पर आता है मध्य प्रदेश, जिसका कि क्षेत्रफल सबसे बड़ा है। उसके बाद आता है कौन सा? महाराष्ट्र। और उसके बाद आता है अपना प्रदेश यानी कि उत्तर प्रदेश। तो भारत के शीर्ष 4 राज्य हो गए ये क्षेत्रफल के हिसाब से। इनको आप लोग नोट कर लीजिए और अपने दिमाग में बसा लीजिए, ताकि कभी भी क्वेश्चन यहाँ से क्रम से लगाने के लिए मिल जाए तो आप उसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकें। उसके बाद हम लोग देखते हैं
कि क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य कौन सा हो जाएगा, ये तो ऑब्वियस सी बात है, आपको सभी को पता होगा कि जो ये गोवा है ये क्षेत्रफल में भारत का सबसे छोटा राज्य है। उसके बाद थोड़ा सा नज़र हम लोग डाल लेते हैं किस पर, जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें देख लेते हैं कि क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सबसे बड़ा है और कौन सबसे छोटा है। तो अगर हम लोग बात करें केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले राज्य की, तो वो आपका हो जाएगा अंडमान निकोबार। ठीक है, ये शीर्ष क्षेत्रफल वाला राज्य है। उसके बाद अगर हम लोग सबसे कम क्षेत्रफल वाले केंद्र शासित प्रदेश की बात करें, तो वो आपका हो जाएगा ये लक्षद्वीप। ये सबसे कम क्षेत्रफल वाला केंद्र शासित प्रदेश है। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला केंद्र शासित प्रदेश आपका हो गया अंडमान एवं निकोबार, और सबसे कम क्षेत्रफल वाला केंद्र शासित प्रदेश हो गया आपका लक्षद्वीप। ठीक है, ये चीज़ हम लोगों ने देखी। अब एक नज़र हम लोग डाल लेते हैं किस पर, कि कौन सा क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा जिला है। तो क्षेत्रफल में अगर हम भारत के सबसे बड़े जिले की बात करें तो वो ये हो जाएगा, जो गुजरात का यहाँ पर कौन सा जिला है, कच्छ। ठीक है, क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा जो जिला है वो गुजरात का कच्छ है। और वहीं पर अगर हम लोग बात करें कि जो सबसे छोटा जिला होगा क्षेत्रफल के अनुसार, वो होगा पुदुचेरी का माहे जिला। ठीक है, ये पुदुचेरी का माहे जिला है जो कि केरल में स्थित है। खैर अभी हम लोग आते हैं, थोड़ा पुदुचेरी के क्षेत्र के संबंध में भी चर्चा कर लेंगे। अभी आप सिर्फ इतना ही समझिए कि जो क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का शीर्ष जिला है वो है कच्छ, और जो सबसे कम क्षेत्रफल वाला भारत का जिला है वो है माहे। ठीक है, ये बात हो गई जिलों के संदर्भ में। अब हम लोग एक जिले की और बात करते हैं जो कि उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला है, और इसकी ये खासियत है कि ये भारत का एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमा 4 राज्यों से लगती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग मैप में देखें तो जो उत्तर प्रदेश का ये वाला जो स्थान है वो सोनभद्र है। ठीक है, और इसकी अगर हम लोग सीमाएं देखें तो मध्य प्रदेश से भी लग रही है, छत्तीसगढ़ से भी लग रही है, झारखंड से भी लग रही है और बिहार से भी लग रही है। तो इसी के साथ ये भारत का ऐसा एकमात्र जिला बन जाता है जिसकी सीमा 4 प्रदेशों से लगती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा पुदुचेरी के बारे में, या फिर जिसे पहले पांडुचेरी के नाम से जानते थे। तो ये भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, और इसमें 4 जिले हैं जो कि भारत के 3 अलग अलग राज्यों में स्थित हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें तो खुद ये तमिलनाडु के अंतर्गत इसके 2 जिले हैं, एक तो खुद पुदुचेरी और दूसरा ये दिख रहा है आपको कराईकल। ठीक है, उसके बाद एक इसका जिला यनम है जो कि कहाँ पर स्थित है, आंध्र प्रदेश में, और एक इसका जिला माहे है जो कि अभी हम लोग देख रहे थे भारत का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला है, वो यही माहे है पुदुचेरी का, जो कि केरल में स्थित है। इस तरीके से पुदुचेरी के 4 जिले हैं जो कि भारत के 3 राज्यों में अवस्थित हैं, पुदुचेरी और कराईकल तमिलनाडु में, यनम आपका हो गया आंध्र प्रदेश में, और जो माहे जिला है वो पड़ता है केरल में। ठीक है, उसके बाद आपसे यहाँ कुछ क्वेश्चन पूर्वोत्तर के संदर्भ में पूछे जाते हैं, और वो ये पूछे जाते हैं, आपने कभी ना कभी जरूर सुना होगा पूर्वोत्तर की 7 बहनें। तो ये जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं इनको 7 बहनों की संज्ञा दी गई है। अब देख लेते हैं कि वो राज्य हैं कौन कौन से। इसको जरा सा हम लोग देखते हैं और जूम करके। ठीक है, इसको जरा देखिए, तो यहाँ आपको क्या दिख रहा है, सबसे पहले एक जिला हो गया अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, उसके बाद दूसरा हो गया नागालैंड, तीसरा हो गया मणिपुर, चौथा हो गया मिजोरम, पांचवा हो गया त्रिपुरा, और छठवां हो गया मेघालय, और सातवां जो हो गया वो हो गया असम। तो ये पूर्वोत्तर के 7 राज्य हैं
जिन्हें 7 बहनों की संज्ञा दी जाती है। लेकिन आयोग यहाँ पर एक आपके लिए मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करके क्वेश्चन पूछता है, और वो क्या करता है कि इन 7 बहनों में वो पश्चिम बंगाल, ये जो आपका रहा पश्चिम बंगाल और सिक्किम को भी समाहित करके दे देता है, ताकि आप लोग कंफ्यूज हो सकें। लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो मैंने आपको 7 प्रदेश बताए हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम, यही पूर्वोत्तर की 7 बहनों के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। और ये जो सिक्किम और पश्चिम बंगाल है, इनको पूर्वोत्तर की 7 बहनों के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये आपने थोड़ा सा देखा। उसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछा जाता है कि भारत में गांव की संख्या कितनी है। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2 बार पूछ चुका है, तो एग्जैक्ट तो नहीं पूछता है, लेकिन वहाँ पर जो आयोग ने माना है वो 6,41,000 भारत में गाँव की संख्या मानी है। तो ये आप संख्या याद कर लीजिए। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने भारत के राज्यों के संदर्भ में देखी, और ये छोटी छोटी बातें थी, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आपको लगातार देखने को मिलते रहते हैं। उसके बाद एक चीज़ पे थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन और करते हैं, वो है भारत की समुद्री सीमा। तो भारत की समुद्री सीमा वो वाली नहीं है जो आप सोच रहे हैं, जहाँ की हम लोग पहले देख रहे थे कौन कौन से राज्य हैं जो समुद्री सीमा से लगे हुए हैं, या फिर हम लोग वहाँ पर समुद्री सीमा को राज्यों के संदर्भ में देख रहे थे। तो वो ये चीज़ नहीं है, वो अलग थी। यहाँ पर हम लोगों को भारत की समुद्री सीमा को देखना है कि ये जो पूरा समुद्री क्षेत्र है, ठीक है, ये ऐसे करके, तो इसके संदर्भ में भारत की क्या जिम्मेदारियां हैं और कौन कौन से अधिकार भारत को अपने इस समुद्र क्षेत्र के संदर्भ में दिए गए हैं। आइए यहाँ पर हम लोग ये चीज़ चेक करते हैं थोड़ा सा। तो संयुक्त राष्ट्र क्या करता है 1982 में, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र 1982 में एक संधि पारित करता है, समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र की संधि। और इसमें यह डिसाइड किया जाता है कि जो भी ऐसे देश हैं जो समुद्री सीमा से लगे हुए हैं, तो उनका उस समुद्री क्षेत्र के, यानी कि आसपास के अपने सीमावर्ती समुद्री क्षेत्र के संदर्भ में क्या अधिकार हैं, या फिर उनकी क्या जिम्मेदारियां होनी चाहिए। तो इसी के संदर्भ में ये कानून 1982 में पारित किया गया, और इसे लागू कब किया गया था 1994 में। आप लोग इस डेट को याद रखेंगे। 1982 में संयुक्त राष्ट्र की जो समुद्री कानून के ऊपर संधि थी उसे पारित किया गया था, और इसे लागू किया गया था 1994 में। और भारत ने इसको कब अपनाया था 1995 में। ठीक है, तो ये तीनों डेट आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए। 82 में पारित हुआ, 94 में इसको अपनाया गया, और 1995 में भारत ने इसको अपनाया। ठीक है, ये तो बात हो गई डेट की। अब यहाँ पर इस संधि के अंतर्गत भारत की जो समुद्री सीमा थी उसको 3 भागों में विभाजित किया गया। तो सबसे पहले आप मैप में भारत के थोड़ा सा समुद्र तट को देखिए, तो आपको ये कुछ ऐसे मिलेगा। लेकिन अगर आप इसको एक बहुत बड़े स्तर पर देखेंगे तो ये कुछ ऐसे ऐसे करके दिखेगा, यानी कि ये जो आपको एकदम एक सीधी लाइन दिख रही है, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि समुद्री जो क्षेत्र होता है या फिर किसी भी जगह का नक्शा होता है वो काफ़ी टेढ़ा मेढ़ा होता है। तो क्या किया गया, सबसे पहले तो एक यहीं पर एक सीधी रेखा खींची गई ऐसे करके, जैसे ये जो समुद्र होगा यहाँ से एक सीधी रेखा ऐसे करके खींच ली गई, और इसे नाम दिया गया आधार रेखा या फिर बेस लाइन। आधार रेखा या फिर बेस लाइन। और ये सीधी रेखा इसलिए खींची गई, जब हम आगे की दूरी को तय करें तो वो हर जगह से बराबर आए। अगर मान के चलिए सीधा समुद्र तट से ले लेता तो कहीं पर ये देखिए यहाँ पर इतना अंदर घुसा हुआ है, यहाँ पर बाहर निकला है, तो जो आगे की एक एग्जैक्ट दूरी है उसमें काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। इसीलिए एक भारत के समुद्र के जो टेढ़े मेढ़े तट हैं उनको मिलाते हुए एक सीधी रेखा खींची गई, जिसे आधार रेखा का नाम दिया गया। उसके बाद एक यहाँ पर रेखा खींची गई, ठीक है, जो कि थी 12 मील।
12 मील दूर इस आधार रेखा से। 12 समुद्री मील, समुद्री मील आप याद रखेंगे, ठीक है। इसके संदर्भ में भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। समुद्री मील जो कि हम लोग देखें तो 1.8 मील के बराबर होता है, और समुद्री मील को आप नॉटिकल मील के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। एक समुद्री मील कितने के बराबर होता है? 1.8 मील के बराबर होता है, और इसे नॉटिकल मील के नाम से भी जानते हैं। तो ये तो समुद्री मील के संदर्भ में हम लोगों ने देखा। तो वहाँ पर संधि में क्या किया गया, तो जो आधार रेखा से 12 मील आगे तक का क्षेत्र होगा उसे नाम दिया गया क्या? प्रादेशिक समुद्री सीमा। क्या नाम दिया गया? प्रादेशिक समुद्री सीमा। यहाँ से आधार रेखा ये थी, और यहाँ से अगर 12 मील तक इसके हर तरह से पैरेलल आगे चलेंगे तो ये जो क्षेत्र होगा ये प्रादेशिक समुद्री सीमा होगी, और यहाँ पर जो भारत का अधिकार होगा वो उतना ही होगा जितना कि भारत का अपनी मुख्य भूमि पर है। यानी कि इस 12 मील की प्रादेशिक समुद्री सीमा के अंतर्गत भारत को संपूर्ण अधिकार हर विषय के अंतर्गत दिया गया। उसके बाद इसी आधार रेखा से आगे चले 24 मील तक, यहीं से चलना है, यहाँ से नहीं, ठीक है। 24 मील, 24 समुद्री मील। मील की मैं बात करूँ तो आप समझ जाना कि ये समुद्री मील की बात हो रही है, क्योंकि बात हम यहाँ पर कर रहे हैं समुद्र यानी कि सागर की। तो इसके बाद यहाँ पर आधार रेखा से 24 मील चलकर जब आगे बढ़े तो ये सारा जो क्षेत्र था ये था अविच्छिन्न मंडल, या फिर इसी को कहते हैं संलग्न क्षेत्र। इसके अंतर्गत भारत को अधिकार दिया गया कि आप इस ये जो 24 मील है इसमें आप अपनी साफ सफाई कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आजकल आपने देखा होगा कि बहुत से सागरों में प्रदूषण की मात्रा बढ़ रही है, तो उसमें भारत इस क्षेत्र के अंतर्गत यानी कि इस 24 समुद्री मील के अंतर्गत साफ सफाई कर सकता है, और यहाँ से सीमा शुल्क की वसूली कर सकता है। जैसे मान के चलिए कोई अन्य देश का जहाज इस सीमा के अंतर्गत आ जाता है तो भारत सरकार उस पर सीमा शुल्क चार्ज कर सकती है। तो ये सारे अधिकार अविच्छिन्न मंडल या फिर संलग्न क्षेत्र के अंतर्गत भारत को दिए गए। उसके बाद आधार रेखा से ही जब 200 मील तक चले जाएंगे तो ये जो पूरा क्षेत्र होगा ये था अनन्य आर्थिक क्षेत्र, और इसके अंतर्गत भारत को अधिकार दिया गया कि इसके अंतर्गत जो भी इस क्षेत्र के अनन्य आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत जो भी संसाधन है आप उसका दोहन कर सकते हैं, या फिर कोई भी आपको वैज्ञानिक अनुसंधान करना है तो वो आप इस 200 मील के अंतर्गत कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 सीमाएं थी प्रादेशिक, यहाँ से लेकर प्रादेशिक समुद्री सीमा, फिर ये आपका हो गया था अविच्छिन्न मंडल या फिर संलग्न क्षेत्र, और आधार रेखा से 200 मील दूर तक ये आपका हो गया था अनन्य आर्थिक क्षेत्र, ठीक है। और इसके बाद आपको पता ही होगा ये तो पूरा सागर है जिस पर सभी देशों का समान अधिकार होता है। इसके बाद यहाँ पर कोई भी संधि लागू नहीं होती है। एक यहाँ पर चीज़ आपको और समझनी है, क्वेश्चन पूछा गया है, जो ये समुद्र तट था और उसके बाद यहाँ पर जो इनको मिलाने के लिए एक सीधी रेखा खींची गई थी, तो कुछ यहाँ पर ऐसे पानी वाला क्षेत्र बच गया होगा, जैसे मान के चलिए ये हुआ ऐसे करके, ठीक है। फिर इनको मिलाते हुए एक सीधी रेखा खींच दी गई, तो यहाँ पर जो ये जलीय क्षेत्र होगा इसको क्या कहते हैं? आंतरिक जल, और ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस में पूछा जा चुका है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? आंतरिक जल, यानी कि समुद्र तट और आधार रेखा के बीच में जो जल क्षेत्र होगा उसे क्या बोलेंगे? आंतरिक जल। और एक फैक्ट आप लोग और याद रखना कि भारत का जो समुद्र तल है वो कहाँ से मापा जाता है? वो मापा जाता है चेन्नई से। तो आपने आंतरिक जल के विषय में भी पढ़ा, समुद्र तट और आधार रेखा के बीच में जो जलीय क्षेत्र होगा उसे आंतरिक जल बोलेंगे, और जो भारत का समुद्र तल है औसत समुद्र तल, ठीक है, ध्यान रखना कौन सा? औसत समुद्र तल जो मापा जाता है वो कहाँ से मापा जाता है? चेन्नई से, ठीक है। तो ये बात हुई भारत की समुद्री सीमा के संदर्भ में। तो इस तरीके से जो भारत का भौगोलिक परिचय था वो आपका समाप्त हो गया, और मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। बाद बाकी सिलेबस के अकॉर्डिंग ये जितना हो सकता था उतना मैंने आपको यहाँ पर करा दिया।
कोई भी क्वेश्चन यहाँ अगर आप इसको अच्छी तरीके से देख लेंगे और एक बार नोट्स पढ़ लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी। और नोट्स के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, आप इंटेलेक्टो का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप ऐप डाउनलोड करके वहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारे कोर्सेस चल रहे हैं। यूपीपीसीएस हो गया, बीईओ हो गया और आरओ हो गया, बाद बाकी इन सारी कोर्सेज़ की टेस्ट सीरीज भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगी, नोट्स भी मिल जाएंगे और इनके संदर्भ में आपको सारी करंट अफेयर्स भी वहाँ पर मिल जाएगी। तो अगर आप इस लेक्चर को देखते हैं और कोर्स में जाकर वहाँ पर आप नोट्स को पढ़ लेते हैं तो आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी और परीक्षा में आपको किसी भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। चलिए फिर अब आगे का जो लेक्चर है उसमें हम लोग भारत की भूगर्भिक संरचना यानी कि भारत की भूगर्भिक संरचना के अंतर्गत विभिन्न चट्टान क्रम का अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।